हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। ये कोई क्लास नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि जो 8 और 11 को आपका पेपर है वो किस प्रकार से होगा। 8 और 11 को ही शायद 8 अप्रैल और या 10 या 11 अप्रैल को है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही है। 8 अप्रैल को तो मुझे याद है, 10 या 11 में आपका दूसरा पेपर है। तो वो किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, इस बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से आएगा। तो अब पूरी उम्मीद है कि पेपर उसी प्रकार से आएगा। तो आज हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे अपने विद्यार्थियों के साथ कि पेपर की प्रकृति क्या होगी और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों प्रश्न पत्रों की बात करेंगे। ये वीडियो आपको आपके अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी हमारी ये क्लास। अगर आप घबराए हुए हैं कि बहुत कैसा पेपर है, कैसा नहीं आएगा, तो इस संबंध में आपकी तमाम चिंताएं और शंकाएं दूर हो सकती हैं। तो देखिए, ऐसा है, अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपको आपके पेपर में कुल 10 प्रश्न करने के लिए आएंगे। ठीक, ऊपर उसमें लिखा होगा कि इनमें से कोई 5 प्रश्न आप हल करिए। कोई भी 5 प्रश्न, एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न होंगे और उसमें से कोई भी 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। क्योंकि 5 प्रश्न इसलिए हल करने हैं कि एक प्रश्न 15 अंक के आने की पूरी उम्मीद है और 5 प्रश्न आप कर देंगे तो 15 से 5 को गुणा करेंगे आप तो ये 75 हो जाएगा। क्योंकि एक पेपर 75 नंबर का ही आना है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक सवाल आपका 15 अंक का होगा और इस तरह से 75 अंक हमारे पूरे हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि 10 प्रश्न आएंगे और उनमें से आपको 5 सवाल करने होंगे। कितने शब्दों में लिखना है, कितना टाइम आपको देना है एक पेपर पर, एक क्वेश्चन पर 15 अंक के एक क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये मैंने पिछली एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को जाकर के देखें, और अगर हो सकेगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने का प्रयास करूँगा। मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से, एक वो बनाई थी, एक बनाई थी कि रणनीति हमारी क्या हो सकती है कि हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करें अपने एग्ज़ाम में। तो ये दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। फर्स्ट पेपर वालों को बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये दोनों वीडियो जाकर के एक बार पुनः देख लें। ठीक, तो 10 प्रश्न आएंगे, आपको 5 करना है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो प्रश्न होंगे इनकी प्रकृति क्या होगी, इनका नेचर कैसा होगा। क्या ये कठिन होंगे, क्या ये सरल होंगे, क्या ये जटिल होंगे, क्या ये विश्लेषणात्मक होंगे, क्या ये समीक्षात्मक होंगे, हैं, क्या ये निबंधात्मक होंगे। इस तरह के भी सवाल हमारे दिमाग में उमड़ घुमड़ सकते हैं कि आखिर इनका जो सवाल होगा उनका स्टाइल क्या होगा, प्रकृति उनकी क्या होगी, किस प्रकृति के सवाल आएंगे। तो मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर में जो 10 सवाल आएंगे इनकी प्रकृति बहुत ही सरल होगी। अत्यंत सरल और आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एकदम सरलतम प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन सवालों का जवाब हमारे सामान्य विद्यार्थी भी आसानी से दे लेंगे वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि किसी प्रकार का कोई जटिल सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बीच बीच में कई बार कोविड ने हमको डिस्टर्ब किया है, हमारी कक्षाएं बड़ी डिस्टर्ब रही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को देख करके जो पेपर बनाने वाले, जो पेपर सेटर्स हैं हमारे प्रोफेसर्स, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखा होगा और वो पेपर की प्रकृति को आसान भाषा में ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जटिल सवाल जटिल भाषा में आपसे पूछे जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। ये सारे मेरे अनुमान हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे अनुमान कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं या हो सकता है कि पूरी तरह से भी सही हो जाएं। ठीक, तो बिल्कुल भी जटिल सवाल नहीं आएंगे, एकदम सीधी सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में, जिस प्रकार से आपने हाई स्कूल इंटर में एग्जामिनेशन दिया होगा उसी प्रकार से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपको लेखन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा है, काल विभाजन है, ये 2 चैप्टर हो गए मूल रूप से। फिर भक्तिकाल में आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक भक्तिकाल का निर्गुण हो जाएगा
और एक भक्तिकाल का सूफी हो जाएगा, और एक भक्तिकाल का हो जाएगा कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और एक हो जाएगा आपका रीतिकाल। इस तरह से 4-5 खंडों में आपसे हर खंड से आप समझ लीजिए कि 2-2 सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। जो 5 खंड मैंने आपको बताए, इनमें सब में से 2-2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आसान सवाल पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर में थोड़ी जटिलता होगी। जटिलता इसलिए होगी कि इसमें व्याख्या भी पूछी जाएगी। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीराबाई, ठीक, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीराबाई, इन पर आपसे पूछे जाएंगी व्याख्याएं। अब ये सवाल है कि कितनी व्याख्या पूछी जाएगी और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कम से कम 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। 4 व्याख्याएं यानी 15 चौको 60 नंबर की व्याख्याएं पूछी जाएंगी। और अगर 4 व्याख्या पूछेगा प्रश्न पत्र आपसे, तो फिर 10 सवाल आने हैं कुल, तो 6 सवाल प्रश्न उत्तर के आ सकते हैं। ठीक, अनुमान मेरा यही है कि 4 आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, और प्रत्येक जो 4 व्याख्या पूछी जाएगी उसमें प्रत्येक सवाल में 2 व्याख्या होगी। यानी जैसे मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर नंबर 1 है, उसमें लिखा रहेगा कि निम्नलिखित की संदर्भ सहित ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। का कबीरदास कोई दोहा हो सकता है, खा तुलसीदास की कोई चौपाई हो सकती है। यानी प्रत्येक सवाल में 2 छोटी छोटी व्याख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। इस तरह से 4 सवाल आपके व्याख्या के बनेंगे, यानी कुल मिलाकर के 8 व्याख्याएं आपको करनी होंगी। 4 प्रश्न में व्याख्याएं पूछी जाएंगी, प्रत्येक में 2 पूछी जाएंगी। इस प्रकार से ये 8 व्याख्याएं हो जाएंगी। तो अगर आप इन चारों को चारों व्याख्याएं कर देते हैं तो प्रश्नोत्तर में से सिर्फ 1 सवाल आप कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए जितनी इम्पॉर्टेंट व्याख्या है उतने ही इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं। प्रश्नों को याद करना, उनके उदाहरण याद करना, उन पर फोकस करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर आपने व्याख्या तैयार कर ली, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो मेरा अनुमान है कि अगर 4 व्याख्या आ गई और आपने 4 की चारों कर दी तो प्रश्नोत्तर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सवाल करना होगा, और इस तरह से आपके 5 सवाल हो जाएंगे। ठीक, एक बात और बता दूं मैं आपको, व्याख्या में नंबर ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि व्याख्या जो है वो 2 खंडों में होगी। मान लीजिए एक 8 नंबर की व्याख्या है, एक 7 नंबर की, तो 15 नंबर हो जाएगा। अब 8 नंबर की व्याख्या आपने ठीक ठाक अगर कर दी तो 6 नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। 7 नंबर में मान लीजिए कि 5.5-6 नंबर मिल गए, तो इस तरह से 11-12 नंबर हो गए। तो व्याख्या में आपको 11 से 12 नंबर आसानी से मिल सकते हैं 15 नंबर में, लेकिन यही 15 नंबर का सवाल आप बहुत ही अच्छा लिखेंगे तब जा कर के शायद आपको 12 अंक मिले, नहीं तो 10, 9, 10, 9, 10 नंबर आपको मिलने की उम्मीद होगी। ठीक, तो इसलिए जो मेरी व्याख्या वाली वीडियो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, अगर संभव हो सका तो एक बार पुनः उसे आप ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर दिलवाने वाली है। तो कैसे आप संदर्भ लिखेंगे मैंने सारा बताया है, कैसे संकेत लिखेंगे, कैसे संदर्भ लिखेंगे, कैसे प्रसंग लिखेंगे, कैसे व्याख्या लिखेंगे, कैसे विशेष लिखेंगे। लिखना सब कुछ है आपको, भले थोड़ा ही थोड़ा लिखें, लेकिन मैं फिर से मैंने सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि भाई कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और जितनी हेडिंग मैंने बताई हैं व्याख्या और विशेष में वे सारी की सारी लिखेंगे। सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आप जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। तो 4 व्याख्या आएगी और 6 प्रश्न आएंगे। अब अगर आप 3 व्याख्या करते हैं तो 2 प्रश्न करना पड़ेगा, 2 व्याख्या करते हैं तो 3 प्रश्न करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर 4 व्याख्या आ जाए तो प्रयास करिए कि 4 की चारों व्याख्याएं आप करें और एक यहाँ से सवाल कर लें। लेकिन अगर सवाल ऐसा कोई आ गया जो आपको बहुत अच्छा तैयार है तो व्याख्या छोड़ करके आप सवाल कर सकते हैं। ये मैनेज कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर तैयार हो वही सवाल आप करिएगा। व्याख्या पर फोकस करना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इनमें नंबर अच्छा मिलता है। अब हम आते हैं कि ये सवाल जटिल आएंगे क्या सरल आएंगे? जी नहीं, ये सवाल बिल्कुल सरल आने की उम्मीद है। व्याख्या भी एकदम सरलतम व्याख्याएं पूछी जाएंगी, जटिल व्याख्याएं आपसे पूछे जाने की उम्मीद बहुत कम है। प्रश्न भी आपसे एकदम आसान तरीके से सरलतम क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। तो इस तरह से व्याख्या भी आसान होगी और आपके क्वेश्चन भी आसान होंगे। ठीक,
तो फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी 5 सवाल के जवाब देने हैं। मैंने जो आपको 5 चैप्टर बता दिए हैं, इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन, भक्ति काल में सगुण और निर्गुण और सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य और उधर आपका रीतिकाल, ये जो 5-6 खंड हैं, इनमें सब में से 2-2 सवाल आने की उम्मीद है। आसान सवाल आएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं आप, ठीक। सेकंड पेपर में मैंने बता दिया आपको कि 4 व्याख्या अगर पूछी जाएगी तो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है 5 व्याख्या भी पूछ ली जाए, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आधा आधा कर दिया जाए कि भाई आधा सवाल पूछेंगे, आधा व्याख्या पूछेंगे, तब तो फिर और आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे, वो 5 की 5 व्याख्या ही कर देंगे, सवाल को टच ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 5 व्याख्या वो पूछ लेता है और आप 5 की आप 5 व्याख्या कर देते हैं, तो इसे कहते हैं लल्लन टॉप। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे और आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी हम जैसा बता रहे हैं वैसा वे पढ़ रहे होंगे, उसी रीत नीति के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम जिन क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं उनको तो आप पढ़ें ही। जो बाज़ार में गाइड गेस्ट पेपर मिल रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आसान लिखे हुए हैं, मैं उन पर बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उन पर बिल्कुल भी सवाल नहीं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग हैं या जो क्वेश्चन एकांगी लिखे हैं 2 पार्ट में पूछा गया है, एक पार्ट को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, दूसरे पार्ट को 5 लाइन में निपटा दिया है, तो मैं ऐसे प्रश्नों पर ही फोकस कर रहा हूँ। मैं बेकार की मेहनत नहीं कर रहा हूँ। आप अपना गाइड गेस्ट पेपर, जो कुछ भी किताब मैटर उपलब्ध है, उनमें आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उनको भी आप सुनते रहिए। और हर दूसरे तीसरे दिन 2 बार 3 बार आप सुनेंगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि मैंने लगभग सारी बात आपको बता दी है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो पेपर के पहले ज़रूर हमसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके मुझसे आप पूछ लीजिएगा। बेकार में हमें फ़ोन मत करिएगा कि ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। मैं पढ़ाई लिखाई समझ सवालों के जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दूंगा। ऑफिस का अगर कोई काम पड़ता है तो कृपया ऑफिस में जाएं और वहाँ पर आप संपर्क करें। सुशील मौर्य जी हैं, वहाँ पर आप जाकर उनसे संपर्क करेंगे। परीक्षा का सारा काम धाम वही देख रहे हैं, सुशील मौर्य जी। जैसे ही ऑफिस में आप घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, जो पहली सीट है बाएं हाथ पर, सुशील मौर्य जी उस पर बैठते हैं। वो परीक्षा का पूरा कार्यभार देख रहे हैं, तो उनसे आप संपर्क करके अपना काम आप करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक दिक्कत और आ रही है, क्या है कि कुछ विद्यार्थियों ने जो परीक्षा फॉर्म भरा है उसमें अपने सारे विषय भर दिए हैं, लेकिन जो उनका एडमिट कार्ड आया है उसमें उनके क्या है कि कोई पेपर छूट गया है। उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी छात्र ने हिंदी लिया, संस्कृत लिया और पॉलिटिकल साइंस लिया, ठीक। तो पता लगा हिंदी और संस्कृत तो छपा हुआ है उसके एडमिट कार्ड में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का नाम नहीं छपा हुआ है। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस उसने माइनर सब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो उसका एक पेपर होना है, लेकिन वो नहीं छपा हुआ है। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, आप अन्य विद्यार्थियों को भी बताइए कि वे क्या करें, वे अपना आधार कार्ड, अपने परीक्षा फॉर्म जो भरा है आपने, उसका जो प्रिंट आउट निकला है वो प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो कापी ले लीजिए और आधार कार्ड, ये ले करके तीनों सुशील मौर्य जी के पास आप जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाइए। अपने एग्जामिनेशन डेट होने के पहले मौर्य जी आपका तुरंत काम कर देंगे। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है, बहुत से विद्यार्थी हमको सुबह से फ़ोन कर चुके हैं, मैंने उनको भेज दिया है, तो मैंने कहा आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अगर इस प्रकार कोई समस्या आ रही है तो सुशील मौर्य जी से आप संपर्क करिए, वे आपकी समस्या को दूर कर देंगे। और किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। तो ठीक है, हमारे साथ आप बने रहें। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का हृदय से आभारी हूँ कि वे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने माता पिता के द्वारा खर्च किए गए पढ़ाई के ऊपर पैसों का बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आप अपने कैरियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुँचें, मानवता के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुँचें। नमस्कार।